दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा। जो भाई दिल में आग नहीं लगानी है, अपने को यहां पर नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, जिसको अगर हम सिंपल हिंदी भाषा में बोले तो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर इसको हम अब बोल सकते हैं। तो यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, ये कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन अपनी एनसीईआरटी में लिखी है, उसको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो, अगर आप बोलो कि हम तेरा हाथ यहां पर रख के इसके ऊपर अभी हम हथौड़ा मारेंगे, अब सिंपल सी बात है, मेरे को पता लग गया कि भाई ये है ना, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं है, मेरे हाथ की ऐसी तैसी आप करने वाले हो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग क्या करेगा, मेरा दिमाग सोचेगा, सबसे पहले क्या सोचेगा, इस हाथ को मेरे को यहां से हटा लेना चाहिए, है ना, हटा लेना चाहिए। अब मैंने हाथ हटा भी लिया, मेरे को पता है कि भाई 4-5 बंदे अब मेरे आसपास खड़े हैं, वो फिर से मेरा हाथ यहां रख देंगे, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, ये हाथ है ना, देखो मैंने हाथ का यहां से मूवमेंट करा, ये हटा लिया, फिर मैं क्या करूंगा, अपने पैरों का यूज करके यहां से अब भागने लग जाऊंगा, इस कमरे से बाहर भागने लग जाऊंगा। मतलब क्या है, पूरी बॉडी में एक तरीके से एक नेटवर्क फैला हुआ है, जिसने पॉइंट टू पॉइंट, है ना, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करा दी है ना, एक तरीके से कनेक्शन बना दिया है कि भाई मेरे दिमाग से मेरे हाथों तक भी एक वो चला गया कि भाई हाथ हटा ले, फिर क्या है, पैरों तक भी सिग्नल चला गया कि भाई पैरों से यहां से भाग ले, है ना, सारी चीजें अपने आप रेगुलेट हो रही है। ठीक है, तो यही वो बातें की गई है कि कोऑर्डिनेशन मतलब भाई जो ऑर्गन है ना, कि ब्रेन है, हैंड है, पैर है, ये आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, किस वजह से कि पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बिछा हुआ है, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, जिससे सारे ऑर्गन क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं और फंक्शन कर पा रहे हैं। यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम बनता कैसे है, तो यह लिखा हुआ है कि ऑल एनिमल्स, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो क्या कर सकती हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं, ट्रांसमिट कर सकती हैं। अब वही बातें चलेंगी कि हम पहले लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, फिर थोड़े से उससे एडवांस हो गए जैसे इंसेक्ट हो गए, और फिर वर्टिब्रेट तो ज्यादा ही एडवांस चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि भाई लोअर इनवर्टिब्रेट की, बिल्कुल ही पुराने एनिमल हैं, जैसे हाइड्रा की बात करें तो वहां पर जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। देखो ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई हैं कि लोअर टू हायर चीजें एडवांस होती जाएंगी। देखो ये एडवांसमेंट का मैंने साइन भी लगा दिया है। तो भाई बिल्कुल ही सिंपल नर्वस सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है, बट ब्रेन यहां पर नहीं आया है, ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रा की बात करें कि लोअर इनवर्टिब्रेट की, फिर थोड़ा सा एडवांस भाई, थोड़ा सा लोअर इनवर्टिब्रेट से हम थोड़ा इंसेक्ट की, अर्थ्रोपोडा की तरफ आ गए, थोड़ा हायर की तरफ आ गए हैं। यहां पर थोड़ा भाई क्या है, ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि भाई गैंग्लिया है, न्यूरल टिश्यू है, और क्या है, ब्रेन भी यहां पर आ गया है, जबकि यहां पर ब्रेन नहीं था। फिर भाई वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें तो भाई और ज्यादा डेवलप हो गया है, जैसे वर्टिब्रेट्स में ही हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, तो हमारे अंदर तो भाई अच्छा खासा नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है। देख लो ना आप कि हम पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, नीट का एग्जाम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। अब भाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और थोड़ा सा इनके नाम से ही आइडिया लगाना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर की तरफ है, और पेरिफेरल मतलब साइड में फैल रहा है, साइडों में पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, नाम से ही हिसाब लगाना। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, अब ब्रेन आएगा और स्पाइनल कोड आएगी, और पेरिफेरल में क्या क्या आएगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। अब यहां भी थोड़ा नाम से हिसाब लगाना, चीजों को याद करने की बजाय उनके नाम से उसको समझने की कोशिश किया करो कि ऑटोनोमिक, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद ही काम कर रहा है, मतलब ऑटोनोमिक वाला ऐसे ऑर्गन जो खुद ही काम कर रहे हैं, मतलब इनवॉलंटरी हैं, जैसे कि स्मूथ मसल है, या फिर इनवॉलंटरी ऑर्गन है, जैसे कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो खुद ब खुद काम कर रहा है ना, आप उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन या कुछ नहीं करा सकते, वो खुद ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑटोनोमिक मतलब जो ऑर्गन खुद ही काम कर रहे हैं, जैसे
स्मूथ मसल है वो इनवॉलेंट्री होती है, वहां पे ऑटोनोमिक पाया जाएगा। और सोमैटिक कहां पे, सोमैटिक जहां पर वॉलेंट्री चीजें आ गई हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में हमने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल मेनली बोन्स से अटैच होती है। जैसे मेरे हाथ में जो मसल है उनको मैं अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकता हूं अपने हाथ की, तो वहां पर सोमैटिक पाया जाएगा। अब मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल है उनकी मूवमेंट में नहीं करा सकता हूं, वो इनवॉलेंट्री है। या फिर और भी इनवॉलेंट्री जगह है जहां पे स्मूथ मसल हो गया, और भी इनवॉलेंट्री बहुत सारे ऑर्गन है, तो वहां पर ऑटोनोमिक पाया जाएगा। ऑटोनोमिक को फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो, जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई है ना, उन्हीं को यहां पर डायग्राम की मदद से देख रहे हैं, है ना। चीजों को समझो। हमने क्या बोला था, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं कि ये भाई ब्रेन आ गया और ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, है ना। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ नहीं आएंगे, सिर्फ फाइबर आएंगे, सिर्फ नर्व फाइबर आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब नर्व फाइबर भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक अफरेंट हो जाएंगे, एक इफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब अफरेंट इफरेंट क्या है, देखो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है अपने बॉडी ऑर्गन्स, और इनको जो आपस में जोड़ रहा है फाइबर्स के थ्रू वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बॉडी ऑर्गन्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स तक जो सिग्नल लेके जाएंगे वो इफरेंट हो जाएंगे, और बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो नर्व फाइबर सिग्नल लेके जाएंगे वो अफरेंट फाइबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसका थोड़ा सा ट्रिक ऐसे लगा लिया करो कि हम सेंटर पे बैठ गए, है ना, कुछ भी नहीं करना, हम सेंटर पे बैठ गए, सेंटर पे बैठ गए मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बैठ गए। अब जो आएगा ए फॉर अफरेंट, और ये रूल हमेशा लगेगा, कहीं भी लगा लेना, कहीं भी पूरी बायोलॉजी में लगा लेना कि आप सेंटर के ऊपर जो मेन सेंटर है वहां पर बैठ जाना, जो आपकी तरफ आएगा ए फॉर अफरेंट। ठीक है, और बाकी का बच गया इफरेंट बच गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो ये बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन है या स्मूथ मसल है, मतलब ये पूरा काम इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। और स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री है, वहां पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ये बातें हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी कि पूरे नर्वस सिस्टम में मेन जो यूनिट है अपने को न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, न्यूरॉन से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ठीक है, तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में मोटे मोटे तौर पर तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। एक तो ये देखो बाहर पंजे से ये पंजे से निकल रहे हैं, ये एक, ये आपको ये जो सेल जैसी दिखाई दे रही है, और एक ये लंबा धागा सा दिखाई दे रहा है। तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, और इन्हीं तीन चीजों को डिवाइड हमने कर लिया है कि ये पंजे से ये हमने अलग निकाल दिया, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और बीच में देखो ये सेल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मैं जानबूझ के इसको सेल बोल रहा हूं, आपको रिलेट हो जाएगी सारी चीजें। इसको हम सेल बॉडी या सोमा या साइटोन बोलते हैं। और ये जो लंबा धागा सा गया है, ये फाइबर जैसा गया है, इसको एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर लेते हैं कि सिग्नल आएगा कैसे। देखो ऐसे सिग्नल आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे सिग्नल आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए, देखो यहां पर भी मेन सेंटर किसको मान लेते हैं, सेल बॉडी को मान लेते हैं, ये अपना मेन सेंटर है। तो डेंड्राइट का पूछ लिया जाए तो डेंड्राइट सिग्नल कहां से कहां ला रही है, टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, डेंड्राइट ये सिग्नल ला रही है। और एक्सोन का पूछ लिया जाए तो एक्सोन कैसे सिग्नल की, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। ये बातें एनसीईआरटी में लिखी भी गई हैं। देखो डेंड्राइट के बारे में लिखी गई ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी, और एक्सोन के बारे में लिखा गया है ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। ठीक है, अब मैंने बोला इस चीज को, ये जो सेल बॉडी जो है, इसको एक सेल ही कंसीडर कर लिया करो। सेल क्यों कंसीडर कर लिया करो, देखो ये दिखने में भी थोड़ा लग रही है ना। अब सेल इसको कंसीडर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होता है तो ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है तो ये इसका न्यूक्लियस भी हो जाएगा, और सेल के पास क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं तो इसके पास सेल ऑर्गेनेली भी। ठीक है, वही बातें एनसीईआरटी लिखती है कि इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, इसके पास सेल ऑर्गेनेली भी है, और डायग्राम में न्यूक्लियस अपने को दिखाई दे रहा है, मतलब सेल वाली ही सारी चीजें हैं। अब एक चीज आएगी निजल्स ग्रेन्यूल्स, इनको ऐसे याद रखना कि भाई चाहे डेंड्राइट की बात हो चाहे सेल बॉडी की बात हो, दोनों
में ही निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इतना ही आपको याद रखना है, निजल्स ग्रेन्यूल, है ना। एक्सोन में तो देखो डायग्राम में कहीं भी आपको इमेजिन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल है, तो यहां पर नहीं होंगे, इन दोनों में होंगे, ठीक है। अब एक्सोन पे अगर हम ध्यान दें, यहां पर इस डायग्राम में देखते हैं क्योंकि इसमें लेबलिंग है अपने पास अवेलेबल। एक्सोन में अगर ध्यान दें तो एक्सोन के पास देखो ये है स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है। अब स्वॉन सेल क्या कर रही है, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर रही है अराउंड एक्सोन। ये माइलिन शीथ बना दी, ये माइलिन शीथ बना दी, ये माइलिन शीथ बना दी, और जहां पर देखो बीच बीच में ये गैप आ गया, यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, ये गैप आ गया, यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, ये गैप आ गया, यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसको नोड ऑफ रेनवियर बोल दिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब आप पूछोगे क्या स्वॉन सेल ही माइलिन शीथ को बनाती है? देखो भाई, इसके दो आंसर हैं कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो माइलिन शीथ को कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ठीक है। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वहां पर स्वॉन सेल ही बनाती है। बट अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, हम जब माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड फाइबर करते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा ही हुआ है कि स्वॉन सेल बनाती है, तो आपको पेरिफेरल के हिसाब से ही याद रखना है। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल वो आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की यहां पर कवर हो चुकी हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, देखो ये एक्सोन यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर एक्सोन खत्म हो रहा है, यहां पर एक्सोन खत्म हो रहा है मतलब टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एक्सोनल टर्मिनल, मतलब जहां एक्सोन टर्मिनेट यानी खत्म हो रहा है। तो एक्सोन यहां पर खत्म हो गया तो यहां पर आपको ये बल्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, नोब जैसी, इनको क्या बोल देंगे, साइनेप्टिक नोब, बल्ब जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, यहीं पर इस मामले को खत्म करते हैं। ये है देखो भाई, इसी को हमने जूम कर लिया कि ये साइनेप्टिक नोब है। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या होता है वो आगे जाके अपने को पता लग जाएगा, है ना। इसी से तो हो रहा है जो हो रहा है, सिग्नल जो जा रहा है इसी की हेल्प से जा रहा है, आगे आपको पता लग जाएगा। ये वही बातें लिखी हुई हैं, है ना, कि एक्सोन का जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच्ड है और लास्ट में देखो एक नोब बना रहा है, वही चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो मैं बोल दूं अगर सेल बॉडी का क्लस्टर है, क्लस्टर को हिंदी में बोलते हैं समूह, तो सेल बॉडी के समूह को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोला जाता है, गैंग्लिया बोला जाता है। और एक्सोन के बंडल को देखो, ये एक एक्सोन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सोन हो तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक्सोन का बंडल बन गया है, तो एक्सोन के बंडल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट बोला जाता है और पेरिफेरल में उसको नर्व बोल दिया जाता है। अब माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड ये बात तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि अगर स्वॉन सेल माइलिन शीथ बना दे एक्सोन के अराउंड, देखो यहां पे हमने किया था कि भाई ये स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है, अगर ये माइलिन शीथ बना दे तो फाइबर कैसा हो जाएगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और अगर ये माइलिन शीथ ना बनाए स्वॉन सेल तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पाए जाते हैं, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड वाले किसमें, अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब न्यूरॉन की बात करें, देखो यहां पर हमने जो न्यूरॉन देखा था उसके पास बहुत सारे डेंड्राइट थे, देखो उसके पास क्या थे, बहुत सारे डेंड्राइट थे, बट सारे न्यूरॉन ऐसे नहीं होते भाई। कैसे कैसे हो सकते हैं, वही चीज हम यहां देख रहे हैं। कहां गया बेटा, मिल जा, नहीं भाई यहां नहीं था, यहां था, ठीक है, ठीक है। देखो ये सेल बॉडी से, ये वाला गेम है ना, आपको सेल बॉडी से खेलना है कि ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। अब देखो सेल बॉडी की एक डायरेक्शन यहां हो गई, एक डायरेक्शन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, मतलब क्या है, मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है, तो मल्टीपोलर हो गया कि पोलैरिटी मल्टी डायरेक्शन में जा रही है। कि देखो सिंपल सी बात है, एक्सोन जो है वो हमेशा एक ही होगा, एक्सोन हमेशा एक ही होगा, एक्सोन हमेशा एक ही होगा। डेंड्राइट है जिसका नंबर जो है ना अपने को खेलने को मिलेगा कि डेंड्राइट बहुत सारे कर दिए, मल्टी डायरेक्शन हो गया तो मल्टीपोलर हो गया, है ना। अब एक डेंड्राइट है,
एक क्या है, एक्सोन है, तो क्या हो गया, बायपोलर की दो ही डायरेक्शन है, एक ये वाली डायरेक्शन, एक ये वाली डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। यूनिपोलर देखो, अब इसके पास डेंड्राइट ही नहीं है, सिर्फ एक्सोन है, तो ये यूनिपोलर हो जाएगा, वही बातें लिखी गई हैं। अब कहां कहां प्रेजेंट होंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर पाया जाएगा और रेटिना ऑफ आई में बायपोलर न्यूरॉन पाए जाएंगे और फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सा, यूनिपोलर पाया जाएगा। इसको थोड़ा आइडिया ऐसे भी लगा लेना कि देखो ये तो देखने से ही लग रहा बच्चा सा है, बच्चा सा है मतलब पूरी स्ट्रक्चर इसके पास आई ही नहीं है, तो बच्चा है तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना, ये बात याद रखना। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्यों पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे भाई बहुत सारे कनेक्शन की जरूरत है, दिमाग से ब्रेन से हमें बहुत सारे कनेक्शन भेजने हैं, तो इसीलिए इसके पास मल्टी डायरेक्शन है, ये थोड़ा याद रख लेना है ना। बायपोलर हमारे पास आंखें जो होती हैं दो होती हैं, बाय मतलब दो, तो ये बायपोलर हो जाएगा। थोड़ी बहुत टेक्निक है भाई याद करने की, अच्छा लगे तो है ना, बाकी आपको आता ही है सब कुछ, कोई कमी है ही नहीं है, ठीक है। अब हम नर्व इंपल्स का कंडक्शन देखने वाले हैं और इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए भाई मैं जो जो बोलूं उसको याद रखना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, सारे आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। यहां पर देखो ये हमारे पास एक्सोन था, ठीक है, ये हमारे पास एक्सोन है। अगर मैं एक्सोन का, इस एक्सोन का इतना सा हिस्सा काट के ले जाते हैं और इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, और ये वाला अंदर वाला पार्ट है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है और ये एक्सोन की मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट है। तो इतना सा पोर्शन हम इस एक्सोन का यहां से कट करके ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, यहां ले जाते हैं, यहां ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वही है भाई, ये लंबा सा ऐसे एक्सोन है, तो हम इसका इतना सा पार्ट देख रहे हैं, ये एक्सोन के अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, और ये एक्सोन के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये क्या है भाई, एक्सोन की मेम्ब्रेन हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पर अपने को देखने पे क्या दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल रेस्ट वाली कंडीशन है, बिल्कुल शांत वाली कंडीशन है, रेस्टिंग स्टेज पे अपने को क्या दिखाई दिया एक्सोन की मेम्ब्रेन पे कि बाहर बहुत सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, बाहर बहुत सारे पॉजिटिव हैं, अंदर बहुत सारे नेगेटिव हैं, मतलब नेट बाहर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, नेट अंदर जो है नेगेटिव है। अब हमारा इंटरेस्ट ये है आखिर ये हुआ कैसे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये हुआ कैसे, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो यहां पर देखो अपने को तीन चीजें देखने को मिलेंगी, तीन चीजें है ना, मैं जैसे बोल रहा हूं ना, ये लिखा हुआ है, इस पे ध्यान मत दो, मेरी आवाज पे ध्यान दो। तीन चीजें अपने को देख को मिलेगी। पहली चीज सोडियम पोटेशियम पंप, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अपने को मिलेगी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और तीसरी चीज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तीन ही चीजों से अपने को खेलना है, सोडियम पोटेशियम पंप नंबर एक, नंबर दो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, नंबर तीन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इतनी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल ही क्लियर हैं। अब हम देखते हैं ये आखिर हुआ कैसे। देखो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होती है, मतलब ये सोडियम आयन को अंदर आने ही नहीं देगी, इम्परमिएबल है। और ये पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, मतलब पोटेशियम आयन अंदर आ सकता है, ठीक है। इतनी बातें अपने को क्लियर होगी। और ये मेंटेन किससे हो रहा है, ये सोडियम पोटेशियम पंप से मेंटेन हो रहा है। अब यहां पर मान लीजिए सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, तो वो करेगा क्या, देखो सोडियम अंदर नहीं आ सकता तो सोडियम तो बाहर को ही फेंकता रहेगा, और पोटेशियम अंदर आ सकता है तो ये पोटेशियम को अंदर फेंकता रहेगा। कितने सोडियम बाहर फेंकेगा, ये तीन सोडियम को बाहर फेंकेगा और दो पोटेशियम आयन को अंदर फेंकता रहेगा। कौन, सोडियम पोटेशियम पंप, कि तीन सोडियम को बाहर दो पोटेशियम को अंदर। तो तीन पॉजिटिव चार्ज बाहर हो रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज अंदर हो रहे हैं, तो नेट बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेट अंदर नेगेटिव हो जाएगा। एक तो ये रीजन हो गया है ना, थोड़ा आइडिया इससे भी लगा सकते हो। एक और चीज है ना, जिससे थोड़ा और पक्की हो जाएगी आपकी बात, कि जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है ना, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, उनके लिए भी ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। मतलब देखो यहां पर प्रेजेंट है नेगेटिव प्रोटीन है, नेगेटिव प्रोटीन है, नेगेटिव प्रोटीन है, नेगेटिव प्रोटीन है। अब ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है तो ये नेगेटिव प्रोटीन इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, मतलब अंदर ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब दोनों ही बातें कि तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अंदर, ये एक बात, और दूसरी बात नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी अंदर ही है। दोनों ही बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि बाहर नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर
अंदर नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये बिल्कुल ही शांत कंडीशन है, ये एक रेस्टिंग कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? पोलराइज्ड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? पोलराइज्ड कंडीशन है ना। और इस पे पोटेंशियल क्या बोल देंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल, की रेस्ट के दौरान रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब पोलराइज्ड क्यों बोला? देखो यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, कि चार्ज डिफरेंस आ गया है तो एक पोलैरिटी बन गई है, इसीलिए इसको पोलराइज्ड स्टेट बोला है। और इसको मेंटेन कौन कर रहा है? हम बात कर चुके हैं, सोडियम पोटेशियम पंप इसको मेंटेन कर रहा है कि 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है। और पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब ड्यूरिंग रेस्ट जो पोटेंशियल है वो ही हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पर आया स्टिमुलस। ठीक है, अब यहां पर आया स्टिमुलस, तो स्टिमुलस आने से क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी। देखो मैंने आपको बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में भी बताया था, इन वर्ड को ऐसे याद रखा करो नॉर्मल हिंदी भाषा में कि डीपोलराइजेशन मतलब काम हुआ है, काम हुआ है। ठीक है, और रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा नॉर्मल चीजें आ रही हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी साइकिल है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पोलराइज्ड मतलब बिल्कुल शांत है, डीपोलराइजेशन मतलब काम हुआ है, रीपोलराइजेशन मतलब काम हुआ है, दोबारा अब नॉर्मल शांति की तरफ चीजें जा रही हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यही है सारा खेल, कुछ नहीं है। पोलराइज्ड मतलब बिल्कुल शांत है, डीपोलराइजेशन मतलब काम हुआ है, अब रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा अपने को शांति वाली स्टेज पे जाना है, तो काम करके दोबारा वो थकान उतार रहे हैं, दोबारा यहां शांत हो जाएंगे, यही अपनी साइकिल है। ठीक है, तो यहां हम बातें कर चुके हैं, ये बातें कर चुके हैं यहां तक। अब स्टिमुलस आया तो होगा क्या? वोल्टेज गेटेड चैनल कौन से खुलेंगे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम वाले बंद हैं, सोडियम वाले खुल जाएंगे। अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से होगा क्या? बाहर जो सोडियम था वो अंदर आ जाएगा। अब वो अंदर आने से मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया। अब उससे हुआ क्या? नेट होता क्या था? बाहर पॉजिटिव होता था, अंदर नेगेटिव होता था। बट बहुत सारे सोडियम अंदर आ गए हैं तो हो गया क्या? उल्टा हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन से उससे उल्टा यहां पे चीजें हो चुकी हैं, और इसी को क्या बोल दिया? डीपोलराइजेशन बोल दिया। और यहां पर जो देखो डीपोलराइजेशन मैंने ही बोला कि काम किया है, काम किया है मतलब एक्शन किया है कुछ, तो अब एक्शन किया है तो जो पोटेंशियल होगा वो एक्शन पोटेंशियल उसको बोल देंगे। यहां रेस्टिंग पोटेंशियल, यहां एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्या हो जाएंगे? अब अपने को दोबारा नॉर्मल चीजें लानी है कि ये बंद हो जाएंगे, और कौन से खुल जाएंगे? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, है ना। अब यहां पर दिक्कत क्या हो रही है? हमें ठीक क्या करना है कि गड़बड़ी ये हो गई, बाहर नेट कैसा चार्ज होना चाहिए था? पॉजिटिव, और अंदर नेगेटिव, ये नॉर्मल कंडीशन। बट यहां गड़बड़ हो गई, अंदर पॉजिटिव आ गया, बाहर नेगेटिव, तो इसको अपने को ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, फिर पोटेशियम बाहर चला गया। बाहर जाने से क्या होगा? बाहर पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव आ गया। अब हमने एक प्रॉब्लम तो ठीक कर दी कि बाहर नेट क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर नेगेटिव आ गया, ये तो हमने ठीक कर दी। पर गड़बड़ी क्या हो गई कि पोटेशियम बाहर चले गए और सोडियम अंदर आ गए। इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए फिर से अपना सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा और दोबारा से चीजों को नॉर्मल कर देगा। कैसे कर देगा? 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा, फिर से ये नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, और यही है ना साइकिल रिपीट होती रहेगी, है ना। वोल्टेज गेटेड चैनल कब खुले? देख लिया ना कि डीपोलराइजेशन पे ये खुले, सोडियम अंदर आया, फिर ये खुले, फिर ये बाहर गया, फिर दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल तो दोनों है ना बंद ही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बना के नहीं दिखाए वोल्टेज गेटेड, पर यहाँ पे भी प्रेजेंट तो है ही ना, उसी मेम्ब्रेन पे है, बट यहाँ पर बंद है। ठीक है, ये है भाई अपनी। अब इसको तुम घुमा फिरा के कितना ही कंफ्यूज करते रहो, वही चीजें लिखी हुई हैं, आसानी से समझ लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो साइनेप्स क्या होता है? देखो यहां पर देखो, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब सिग्नल कैसे जा रहा है? मान लो यहां पर एक तीसरा न्यूरॉन भी होगा, सिग्नल ऐसे आया, फिर यहां से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे, फिर यहां से तीसरा न्यूरॉन आ जाएगा, फिर एक और न्यूरॉन, फिर एक और न्यूरॉन, और पूरी बॉडी में ही ऐसे सिग्नल जाता है। तो साइनेप्स नाम से ही पता लग रहा है कि 2 न्यूरॉन जहां आपस में मिल रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो साइनेप्स यहां अपने पास अब बन रहा है। अब ये साइनेप्स जो होते हैं, देखो यहां पर नाम क्या आ गए कि प्री
प्री साइनेप्टिक मतलब जहां से सिग्नल आ रहा है, पोस्ट मतलब जहां पे सिग्नल जाएगा, पोस्ट होगी बाद वाली, है ना। साइनेप्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक केमिकल साइनेप्स है। इलेक्ट्रिक मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि आयंस के थ्रू हो रहा है ना। और केमिकल मतलब कोई केमिकल है, कौन सा केमिकल है हम बात पहले कर भी चुके हैं कि भाई साइनेप्टिक वेसिकल होंगे, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक तरीके का केमिकल है, उसके थ्रू यहां पर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। और इलेक्ट्रिक में क्या है, आयंस का यूज होगा, यही बातें हैं। और क्या बात अपने को डिफरेंस क्या दिख जाएगा कि देखो इलेक्ट्रिकल वाले में देखो कि ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम है। और यहां पर आप देखोगे गैप अच्छा खासा है, साइनेप्टिक लेफ्ट प्रेजेंट है, यहां पर गैप अच्छा खासा है, एक ये बात हो जाएगी। और तीसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक वाला नाम से ही पता लग रहा है भाई बिजली का ही यूज कर लिया है, तो भाई वो फास्ट होगा। केमिकल वाला थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। बट क्या है, अब देखो फास्ट वाला है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, है ना। ये स्लो है तो मतलब सस्ता है, तो बॉडी में मेनली जो यूज होता है ये वाला होता है, ये बहुत कम जगह होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंस क्या क्या बताया, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं यार, अपने आप हो रहा है। देखो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक बहुत क्लोज हैं, बीच में गैप बहुत कम है इलेक्ट्रिक में, और बीच में गैप ज्यादा है, थोड़ा साइनेप्टिक लेफ्ट प्रेजेंट है, ये केमिकल में हो गई। और क्या डिफरेंस बताया, ये किसके थ्रू हो रहा है, आयंस के थ्रू हो रहा है, और ये किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हो रहा है। और मैंने क्या बताया, ये बहुत फास्ट होगा और ये थोड़ा स्लो होगा। इसको ऐसे भी ध्यान रख लो, गैप कम है तो जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, और इसमें गैप ज्यादा है तो थोड़ा स्लो चलेगा, कि केमिकल है तैरता तैरता जाएगा और इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब ये फास्ट है तो जाहिर सी बात है जो बहुत फास्ट कार होती हैं, स्पोर्ट्स कार होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, सबके पास नहीं होती हैं वो, है ना। और केमिकल वाला भाई सस्ता है, स्लो स्लो जाएगा, है ना। अब नॉर्मल गाड़ियां 5-10 लाख वाली सबके पास हैं, तो ये भाई है ना मेनली प्रेजेंट होगा हमारे सिस्टम में। ये वही बातें लिखी गई है कि ये रेयर है, ये मोस्टली प्रेजेंट है, ये आयंस के थ्रू, ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, है ना। वेरी क्लोज साइनेप्टिक लेफ्ट, फास्टर स्लोवर, कुछ भी याद करना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी अभी हमने दो तरीके के साइनेप्स देखे, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक केमिकल साइनेप्स, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट ज्यादा किसमें है, केमिकल साइनेप्स में है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर हमारी बॉडी में केमिकल साइनेप्स ही प्रेजेंट होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो ये भाई सिग्नल का ये ट्रांसमिशन जो हुआ है ऐसे, ये कैसे हुआ है ये हम देखना चाहते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं कि ये वाली क्या हो जाएगी, प्री साइनेप्टिक सेल है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है। तो ये इसको क्या मैं बोल दूं कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो होगा क्या भाई, यहां से मान लो एक्शन पोटेंशियल, यहां से सिग्नल आया, उससे होगा क्या, जो ये वेसिकल है ना जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, ये आ जाएंगे इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आ जाएंगे, और यहां पर आके ये मेम्ब्रेन में मान लीजिए ऐसे चिपक गया, फिर ये भाई बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अब इस वेसिकल के बर्स्ट करने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुके हैं, कहां, साइनेप्टिक लेफ्ट में, ठीक है। अब यहां पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिसमें इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो ये रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर के यहां रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद क्या होगा, यहां पर केमिकल लोचा होगा थोड़ा बहुत, उस केमिकल लोचे से इसमें भी क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, फिर वो एक्शन पोटेंशियल आगे ऐसे ही सिग्नल जाता रहेगा। और यही बातें भाई यहां अंग्रेजी में लिखी गई है। अब देखो नेक्स्ट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये भाई डायग्राम समझ ले, बोल के क्या बताऊं, समझ गए ना आप। ये अपनी खोपड़ी है, उसके अंदर ये अपना ब्रेन है। तो इस पोर्शन को, कि ये ब्लू वाली जो है ये बोन दिखाई दे रही है और ये ब्राउन कलर वाला अपना ब्रेन है, तो इस पोर्शन को थोड़ा सा क्या है हम जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जूम करके जब देखा, देखो ये ब्लू कलर वाली तो क्या है भाई, बोन है, हड्डी है, इसको तो यहां पर पढ़ना ही नहीं अपने को, ठीक है। तो हुआ क्या, ब्रेन की जब हमने कवरिंग देखी तो अपने को क्या मिली, क्रेनियल मेनाइंजिस अपने को मिली, 3 मिली। कौन सी, एक आउटर, एक मिडल, एक इनर, ठीक है। तो आउटर वाली जो होगी कौन सी होगी, ड्यूरा मैटर होगी, रेड कलर वाली। मिडल कौन सी होगी, ये ब्लैक कलर वाली, अरेक्नोइड मैटर। और इनर कौन सी होगी, पाया मैटर, ठीक है। अब देखो ये स्पेस जो है ड्यूरा मैटर के नीचे है, सब मतलब नीचे किसके, ड्यूरा मैटर के, इसको सब ड्यूरल स्पेस बोल देंगे। ये स्पेस अरेक्नोइड मैटर के नीचे है, तो सब मतलब नीचे, अरेक्नोइड मतलब सब अरेक्नोइड स्पेस इसको बोल दिया जाता है।
ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हैं कि ये वाली बोन हो गई। फिर 3 लेयर हैं, 1 2 3, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। ठीक है, स्पेस हो गया कि ड्यूरामेटर के नीचे तो सब ड्यूरल स्पेस, अरेक्नोइड मैटर के नीचे तो सब अरेक्नोइड स्पेस हो जाएगा। फिर ये अपना पूरा ब्रेन आ ही चुका है। ब्रेन का भाई ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। जो भी लेबलिंग है इनको थोड़ा ध्यान में रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में डायग्राम के साथ लेबलिंग आ जाएगी तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब ब्रेन के भाई 3 पार्ट हैं, एक फोर ब्रेन, एक कहां गया बेटा मिड ब्रेन, और एक हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला। तो फोर ब्रेन की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेरिब्रम, डायंसिफेलोन, ओल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम की बात करें तो इसका जो इनर पार्ट होगा उसको व्हाइट मैटर बोल दिया जाता है, आउटर पार्ट को ग्रे मैटर बोल दिया जाता है, या फिर उसको सेरिब्रल कोर्टेक्स भी बोल दिया जाता है। अब सेरिब्रल कोर्टेक्स के पास क्या क्या होगा, मोटर एरियाज भी होंगे, सेंसरी एरियाज भी होंगे, और कौन से, एसोसिएशन एरिया होंगे। अब एसोसिएशन एरिया के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि नाइदर क्लियर सेंसरी नोर मोटर। देखो मोटर वाले यहां आ गए, सेंसरी वाले यहां आ गए, और ऐसे जो नाइदर क्लियर सेंसरी नोर मोटर, ना तो क्लियर सेंसरी है ना ही मोटर है, उनको हम एसोसिएशन एरिया बोल रहे हैं। एसोसिएशन एरिया का फंक्शन क्या है, देखो आपकी एनसीईआरटी जैसे जैसे लिख रही है ना वैसे वैसे मैंने फ्लो चार्ट में उतार दिया, और कुछ नहीं है ये। इसके फंक्शन क्या है, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी, कम्युनिकेशन। डायंसिफेलोन में क्या क्या आएगा, देखो बीच में आ गया थैलेमस। अब थैलेमस के ऊपर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एपी मतलब ऊपर तो हो गया एपिथैलेमस। अब थैलेमस के नीचे हाइपो मतलब नीचे कुछ है तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इतनी सी बातें हैं। अब देखो ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की बात एनसीईआरटी में लिखी गई है कि यहां पर भी मैंने आपको बताया कि सेरिब्रल कोर्टेक्स ग्रे मैटर, इसको हम अब बोल रहे हैं कि सेरिब्रल कोर्टेक्स रेफर्ड एज अ ग्रे मैटर। और ये ग्रे कलर किस वजह से आया है कि सेल बॉडी वहां पर कंसंट्रेटेड कंसंट्रेट हुई है, उसकी वजह से ये ग्रे कलर आया है। अब आप बोलोगे व्हाइट कलर किस वजह से आया है, तो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ, माइलिन शीथ की वजह से ये व्हाइटिश कलर आपको, ओपेक व्हाइटिश अपीयरेंस ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाइपोथैलेमस का काम क्या क्या है कि ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इसको कंट्रोल करता है, और कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, जो हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन उनको बोल देंगे। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो ये बनाता कौन कौन है कि इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये लिम्बिक लोब को बनाते हैं। अब ये लिम्बिक लोब अलोंग विद हाइपोथैलेमस, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने ये फ्लो चार्ट इसी तरीके से बनाए हैं जैसे एनसीईआरटी लिखती गई वैसे ही मैं फ्लो चार्ट बनाता चला गया। देखो लैंग्वेज क्या है कि लिम्बिक लोब होता क्या है कि इनर पार्ट ऑफ अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, लिम्बिक लोब बना रहे हैं। अब ये लिम्बिक लोब अलोंग विद हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे कि एक्साइटमेंट हो गई, प्लेजर हो गया, रेज, फियर, रेज मतलब बदला लेना, ये तो आपको पता ही होगा। एक्साइटमेंट क्या होती है, प्लेजर क्या होता है, फियर क्या होता है, इसकी हिंदी बताने की जरूरत है नहीं। अब हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी की ही लाइंस को उठा के ये फ्लो चार्ट बनाता हूं ताकि आपको एनसीईआरटी एक एक वर्ड याद हो जाए। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या क्या आएगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो यहां पे आ रहा है डक्ट, डक्ट मतलब ये एक कैनाल जैसी है कि कैनाल है पासिंग थ्रू मिड ब्रेन। देखो इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद करना भी नहीं है, इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत आपको है ही नहीं है कि एक्विडक्ट है, डक्ट है मतलब कैनाल है, अब मिड ब्रेन में है तो मिड ब्रेन से पास हो रही है, काम खत्म। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, देखो क्वाड्री, क्वाड्रा वर्ड किसके लिए होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 के लिए यूज होता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो 4 राउंड स्वेलिंग है, 4 लोब्स बोल लो, कहां पे, डोर्सल पोर्शन पे, डोर्सल पोर्शन पे नहीं, डोर्सल पोर्शन पे। ठीक है, तो भाई ये याद रख लेना कि जो जो लिखा हुआ है ना उतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा जानकारी आपको लेनी नहीं है, सच बोल रहा हूं, जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन की बात करें, ये पूरी एनसीईआरटी आपके सामने छप गई है, फिर से मैं बोल रहा हूं, फालतू का
साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करना, जितना है एनसीईआरटी में उतना ही करना, ज्यादा दिमाग है फिजिक्स में लगा लो, केमिस्ट्री में लगा लो, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन के भाई 3 पोर्शन है, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, यही एनसीईआरटी लिखती है। सेरिबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस। कन्वोल्यूटेड क्या होता है समझ गए ना आप यार, एक आधा ये वर्ड है ना, इनका मतलब कुछ नहीं होता है, आप इसको याद करने से अच्छा एक बार गूगल पे भर लिया करो कि कन्वोल्यूटेड मीनिंग इन हिंदी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लगेगा ये था क्या, फिर वो आपको हमेशा याद रह जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कन्वोल्यूटेड होने से एडिशनल स्पेस हो जाता है। देखो कोई सरफेस मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब मैं इसी सरफेस को ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि सरफेस एरिया इसका बढ़ गया है ना, ये सरफेस एरिया इसका बढ़ चुका है, तो उसी वजह से ये है सेरिबेलम है भाई, कन्वोल्यूटेड है तो एडिशनल स्पेस बढ़ गया है उसका, कि बहुत सारे न्यूरॉन वहां आ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। अब देखो लास्ट है मेड्यूला। मेड्यूला के पास सेंटर होते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशन। देखो इसको ऐसे याद रखा करो, जो भी अपनी ह्यूमन फिजियो की यूनिट है ना, देखो गैस्ट्रिक वाला डाइजेशन वाला चैप्टर अभी डिलीट हो गया पर पहले था, और इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डाइजेशन वाला भी, ठीक है। तो जो भी अपनी ह्यूमन फिजियो की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इसमें घुसा देना, कि जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। अब देखो ह्यूमन फिजियो में नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो भाई घुसाना नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ ही रहे हैं ना, मेडुला पढ़ रहे हैं। और हार्मोन वाला चैप्टर है, तो ऐसे फील होता है ना कि हार्मोन में गड़बड़ी वड़बड़ी हो जाए फिर भी हम रह सकते हैं, जैसे किसी को थायराइड वायराइड हो जाए रह सकते हैं, है ना। मसल है भाई, मान लीजिए मेरे पैरों की मसल टूट गई, फिर भी मैं जिंदा तो रह सकता हूं ना। और यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन, सांस ही नहीं ले पाऊंगा तो कैसे रहूंगा। गैस्ट्रिक डाइजेशन की बात होगी है, तो भाई खाना ही नहीं खाऊंगा तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। कार्डियोवैस्कुलर, अगर हमारे पास दिल ही नहीं होगा तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो ये मेडुला, इससे याद रख लेना। तो ये चैप्टर भाई अपना खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।